हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। तो देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने कराए थे। अब आगे कुछ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल आपको दे रखा है, एन एन दे रखा है नाइट्रोजन, और इसके साथ ये लगा हुआ है SiH3। एक और दे रखा है SiH3, और एक और इसी तरीके का दे रखा है SiH3। ठीक है। एक और आपको दे रखा है NCH3 CH3। ठीक है। और यहाँ पर तो आपको पता है, लोन पे दिए जाएं या ना दिए जाएं, आपको बना के चलने हैं। और ये दे रखा है NH और H, और एक और आपके पास दे रखा है N, और यहाँ लिखा है F। अब इनका आपको क्या करना है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। यहाँ पर एंगल्स दे रखे हैं। मान लीजिए वाला एंगल आपके पास θ1 है, ये एंगल आपको θ2 गिवन है, ये एंगल आपके पास θ3 है, और ये वाला एंगल आपके पास क्या है, θ4 है। अब देखिए कंपैरिजन किसकी बेसिस पर, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें, ये नाइट्रोजन है और ये आपके पास सिलिकॉन दे रखा है। सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है ना, बैक बॉन्डिंग। तो आपको ये चीज भी पता होगी, अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए इन ऑर्बिटल्स का जो नाइट्रोजन की जो ऑर्बिटल है ना, उसके साथ पैरेलल होना जरूरी है। जब तक ऑर्बिटल्स पैरेलल होती हैं तभी तक जो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग है, या हम ये कह सकते हैं बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो बेस्ट ओवरलैपिंग के लिए जितने भी ये बॉन्ड्स हैं, सिलिकॉन के जितने भी बॉन्ड्स हैं, उन सभी को प्लेन में रहना पड़ेगा, इन प्लेन। और अगर ये प्लेन में रहेंगे तो क्योंकि ये तीन है, प्लेन में रहेंगे, एंगल्स इनके बीच में क्या बनेगा, 120 डिग्री। तो इन सभी के केसेस में अगर हम देखें, तो क्योंकि सभी अगर जनरल शेप की बात करें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हिसाब से, यहाँ पर जो एंगल है, सबसे ज्यादा एंगल 120 बनेगा। क्यों बन रहा है, रीजन इसका है बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो ऑर्बिटल्स है वो प्लेन में रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम ओवरलैप हो पाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ पाए, जिसकी वजह से एंगल बढ़ जाएगा। तो θ1 यहाँ से हम लोगों ने करेक्ट किया कि θ1 तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होना ही चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बेसिस पे। देखिए हम लोग को ये चीज पता है, इसको हम लोग कैसे जज करेंगे। यहाँ पर सारी चीजें सेम है, सिर्फ आंसर किसके बेसिस पर दिया जाएगा, CH3 और H के बेसिस पर। हमें ये पता है जो CH3 का साइज है वो H के कंपेरिजन में ज्यादा है। अगर साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं θ2 ज्यादा होगा किससे, θ3 से। हम लोग इसमें कंपेयर कराएंगे, है ना। सेम रीजन, θ2 आपका θ4 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइज है वो θ4 के जो फ्लूइड के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए मैंने θ2 को आगे रखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम इस चीज को कंपेयर करा दें, तो इसको मैं भी हटा देता हूँ। तो यहाँ हम देखिए, अब पिछले हम लोगों ने ये देखा था कि NH3 और NH3 में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा। हम इनके बेसिस पर अगर ये जज करें, या तो आप सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पर जाइए कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, तो θ4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ये ऑर्डर आपने लिखा किसका है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिखा है। ठीक है। तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है फास्फोरस, और इसके साथ कनेक्ट है SiH3, और एक और कनेक्टेड है SiH3, एक और कनेक्टेड है SiH3। इसके बाद यहाँ पर लिखा है N, और ये कनेक्ट, ये आपका है SiH3। नेक्स्ट आपके पास है SiH3, और फिर आपके पास है SiH3। ठीक है। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, तो ये आपके पास 3p ऑर्बिटल है, और ये 3d है। 3p और 3d का ओवरलैप इतना अच्छा होगा नहीं, जबकि यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होती है, कोई कम से कम डोनर या फिर एक्सेप्टर में से कोई भी एक आपका जो एटम है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड पीरियड का नहीं है, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, जबकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है। ये तो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों बैक बॉन्डिंग किस में होगी, है ना। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, रीजन क्या है वो आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेसिस पर, फिर इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए ऑक्सीजन दे रखा है, इसके साथ कनेक्टेड है SiPH3। यहाँ पर आपका SiPH3। अच्छा, ये पीएच हाइड्रोजन वाला नहीं है, ये पीएच आपका फिनाइल रिंग वाली कनेक्टेड है ना, पीएच है ये, पीएच3, ये वाला पीएच3। फिर हम लिखेंगे O, इसके बाद आपका आ जाएगा SiH3, ये आपका H हाइड्रोजन है, और SiH3। इसके बाद आपके दो और लिखे हुए हैं, CH3, और यहाँ पर है CH3। इनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ना। ये हमारे पास लिखा है F2। इनके हम चाहे तो एंगल से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ये वाला एंगल है θ3, इधर एंगल है θ4, ये वाला एंगल है θ5। ठीक है। ये सभी एंगल्स आपको दे रखे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो ऑक्सीजन, ये सभी में ऑक्सीजन है 2p2p, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग तो हम लोग कंसीडर कर ही सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास एक्सेप्टर
एक्सेप्ट एटम है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं। तो यहाँ पर तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, तो एफ नहीं हो सकता, एच नहीं हो सकता, सी एस थ्री, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। कहाँ कहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है? सिलिकॉन में होगी क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब ध्यान से देखें, इस सिलिकॉन के साथ यहाँ पर फिनाइल रिंग अटैच्ड है। फिनाइल का काम क्या होता है? फिनाइल रिंग जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अच्छा पुश करेगी, यानी कि यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगर बैक बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा अच्छी होगी, तो मैं पहले तो एबीसीडी मार्क करता हूँ, ए बी सी डी, सी हमारे पास डी है और ये हमारे पास, मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। दो चीजें हैं, तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा वन जो है ऑलमोस्ट 180 डिग्री के इक्वल होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि हमें पता है जो जब तक ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं होंगी, एक प्लेन में नहीं होंगी, तब तक बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो थीटा वन जो है वो तो आपका 180 डिग्री के अप्रॉक्स होना चाहिए, आसपास होगा, कम ज्यादा हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? तो थीटा वन तो एंगल सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, यानी कि जितना ही बैक बॉन्डिंग होगा उसमें एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो थीटा वन थीटा टू तो मैक्सिमम आनी थे, लेकिन थीटा टू और थीटा वन में से कौन सा मैक्सिमम आएगा? थीटा वन, फिर आ जाएगा थीटा टू। अब हमें इन तीनों में डिसाइड करना है। इन तीनों में देखिए बैक बॉन्डिंग का तो प्रिंसिपल लग नहीं रहा है, सिर्फ एंगल की बेसिस पर बात करेंगे। यहाँ देखिए सराउंडिंग एटम का साइज क्योंकि बड़ा है, बड़ा हो जाने की वजह से एंगल आपका बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा थीटा थ्री। अब इन दोनों में कंपेयर कराएंगे। इन दोनों में देखिए किस तरीके से आप कंपेयर करा सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन दे रखा है और ये दे रखा है। यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा फोर का ज्यादा, ये वाला ज्यादा होगा थीटा फोर वाला। किसकी बेसिस पर बता सकते हैं? देखिए अगर हम इसको देखें, जो ऑक्सीजन है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन इसमें ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में। क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इसलिए थीटा फोर जो है मैक्सिमम होगा, थीटा फाइव से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल का ऑर्डर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, हुआ होगा। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, जो हमारे पास हेडिंग लिखी जाएगी टोपोलॉजी ऑफ पॉलीहॉड्रन्स। टोपोलॉजी ऑफ पॉलीहॉड्रन, टोपोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कुछ शेप्स दिए जाएंगे, उनके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कितनी वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस हैं, या फिर कितनी फेसेस होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मुला भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलीहेड्रन है ना, तीन चीजें हमारे पास होती हैं। फॉर्मुला अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू, ये हमारे पास फॉर्मुला होता है, जहां पर v होता है वर्टिसेस, v कोने होते हैं, और e होते हैं एजेस, और f होता है फेस। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, एक एक शेप को लेते जाएंगे, उसी के बेसिस पर हम लोग चीजों को समझते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम टेट्राहेड्रन की बात करें, तो टेट्राहेड्रन के लिए जो हमारे पास वर्टिसेस होती हैं, फोर वर्टिसेस होती हैं। यहाँ पर टेट्राहेड्रन क्या बनता है? फोर वर्टिसेस होती हैं। और फेस की अगर हम बात करें, फेस जैसे टेट्राहेड्रन इस तरीके का शेप होगा ना, जैसे मान लो एक स्पेस ये है, वन टू थ्री, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करेंगे। अगर मान लो यहाँ बीबी में लिख देता हूँ, तो कितने आपके वर्सेस हो जाएंगे? ये वर्सेस हो जाएंगे, एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, इसलिए मैंने वी की वैल्यू फोर लिखी है। बात करेंगे फेस की, कितने फेस आप ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए एक फेस यहाँ बन जाएगा, देखिए एक फेस ये बन रहा है, एक फेस इन दोनों से कंबाइन होकर बन जाएगा, एक फेस यहाँ से बन जाएगा, इस तरीके से एक को कंबाइन करेंगे इस तरीके से ऊपर, और एक फेस यहाँ बन जाएगा। टोटल आपके फोर फेसेस बनेंगे, तो फोर आ जाएगा। बात करेंगे एजेस की, एज कितनी हो जाएंगी, कितनी साइड्स हो जाएंगी? चाहे तो हम लोग फॉर्मुले से लगा सकते हैं, ई की वैल्यू आपके पास सिक्स आ जाएगी। चाहे तो आप काउंट करना चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग हर बार सही नहीं होगी, इसलिए आपको फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा, वहां से आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा टाइप का फिगर देखते हैं, जिससे कि हमारे पास दे रखा है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का शेप का मतलब क्या है? इस तरीके शेप होता है, एक आपके पास ए लगा है, फोर बॉन्ड्स आपके यहाँ होते हैं प्लेन में, और एक आपका होता है एबव प्लेन, ये आपके पास हो गया स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ अगर हम वर्टिसेस की बात करें, मैंने अभी आपको बताया वर्टिसेस में जब हम लोग काउंट करेंगे तो सेंट्रल एटम की कोई काउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ ये आउटर मोस्ट काउंट करेंगे, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पर वी की वैल्यू कितनी आ गई? फाइव। बात करेंगे फेस की, कितने फेस हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए अब क्योंकि ऊपर बना है फाइव, तो हर एक लाइन को अगर हम कनेक्ट करें, देखिए एक फेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप थ्री डी में इमेजिन कर सकते हैं। तो फेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइव फेस होने वाले हैं, फाइव में से फोर फेस अलग होंगे, वन फेस अलग होगा। वन फेस किसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये देखिए, अगर हम इन चारों बी को जोड़ दें नीचे, तो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो फाइव फेस तो ओवरऑल होंगे, वन आपका आ जाएगा स्क्वायर शेप का, और बाकी के फोर हमारे पास होंगे ट्राइंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपस की एफ की वैल्यू, अब ई निकालना चाहते हैं तो ई कैसे होगा? वी वी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, फाइव माइनस ई प्लस फाइव इज इक्वल टू टू, फाइव फाइव टेन हो जाएगी। ई की पावर, ई की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर कितने एजेस होंगे? एट एजेस। नेक्स्ट देखिए शेप दे रखा है टीबीपी। अब टीबीपी का फॉर्मूला किस तरीके से बनता है? जैसे
होता तो यहाँ पर भी वही ए बी 5, लेकिन ये बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। 3 बॉन्ड्स आपके इक्विटोरियल बनेंगे, एक इस तरीके से बनेगा, ये आप यहाँ बना लो। ये मैं डैश और वैश से दिखा देता हूँ, पूरा 3D मॉलिक्यूल आपको बन जाएगा। ये बी यहाँ पर भी, और दो ऊपर आ जाएंगे, एक बी इधर एक बी इधर। तो यहाँ पर भी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 होगी, वर्सेस 5 है। बात करेंगे फेस, कितने फेस यहाँ पर इंक्लूड होंगे। देखिए आप यहाँ पर फेस बना सकते हैं, 1 2 3 3 6 फेस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। और 6 सभी के सभी फेसेस कैसे होंगे, ऑल द फेसेस आर ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला लगाएंगे। v कितना है, 5 माइनस ई प्लस 6 इज इक्वल टू 2, 11 हो जाएगा, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए ऐसे और भी शेप्स दे रखे हैं आपको, जैसे कि हमारे पास है ट्राइगोनल प्रिज्म। ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्रिज्म का मतलब क्या है कि इस तरीके से ट्राइंगल बना रखा है, देखो जैसे ये बना है ट्राइंगल एक। अब ट्राइगोनल के शेप में ये प्रिज्म है, तो ये इस तरीके का बना है ऐसा। थोड़ा 3D समझने का ट्राई कीजिए, इस तरीके से बना है ना। या फिर इसको और करेक्टली बनाया जाए तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, इसको ऊपर की तरफ से बनाता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा ऐसा, ये ऐसा। इस तरीके से बन गया ट्राइगोनल प्रिज्म। यहाँ पर अगर हम वर्सेस काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, देखिए एक वर्सेस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 4 5 6, तो टोटल वर्सेस हो जाएंगे 6। फेसेस की बात करें, कितने फेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ट्राइंग दो ट्राइंगुलर है और 3 आपके रेक्टेंगुलर, तो टोटल 5 फेसेस हो जाएंगे। इसमें आपके 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर बोल लो, रेक्टेंगल बोल लो। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाँ ये आपके स्क्वायर ही होंगे, और बाकी 2 आपके आ जाएंगे ट्राइंगुलर फेसेस। रही बात ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आता है 2, तो यहाँ पर भी ई की वैल्यू 9 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद होता है पीवीपी, या पेंटागोनल पिरामिडल देखते हैं पहले तो। पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। तो पेंटागोनल पिरामिडल की बात करेंगे तो ये बना है पेंटागोनल हमारे पास, ये इस तरीके से। पिरामिडल का मतलब है तो एक यहाँ से कनेक्ट होगा इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें कितने वर्सेस हैं, 5 वर्सेस, तो पेंटागन में आ गया, एक ऊपर आ गया, तो वी की वैल्यू तो हो जाएगी 6, एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, क्योंकि 5 तो बनेंगे आपके ट्राइंगुलर, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 5 ट्राइंगल बनेंगे, और एक आपका नीचे दे रखा है बेस पूरा, तो 5 प्लस 1 लिखेंगे, टोटल आपके पास 6 होंगे, ठीक है। 6 में 5 बनेंगे ट्राइंगुलर, और एक हमारे पास नीचे पहले दे रखा था पेंटागनल, पेंटागन, ठीक है। बात करेंगे ई की वैल्यू, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो v कितना है 6 माइनस ई प्लस एफ कितना है 6 इज इक्वल टू 2, 6 6 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगी की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो नाम से क्लियर इस तरीके से बनेगा, ए ये इस तरीके से 6 बनेंगे बॉन्ड्स, दो बॉन्ड्स पीछे जाते हुए दिखाएंगे तो डैश से मैंने दिखा दिया, दो बॉन्ड आगे की तरफ आएंगे तो ये मैंने डैश से दिखा दिया। यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो v की वैल्यू तो 6 आ रही है, 6 वर्सेस आपको दे रखी है। f की बात करेंगे तो f कितने बनेंगे, देखिए ट्राइंगल कितने बनेंगे, 1 2 3 ऊपर 3 नीचे, 6 आपके आ जाएंगे, 6। और हाँ इसमें हम ध्यान से अगर देखें तो 1 2 3 3 ये 1 2 4, हाँ इसमें 8 बनेंगे। देखिए इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे एक साइड आपकी ऊपर हो गई, और अगर हम सिर्फ ऊपर वाले बॉन्ड को कंसीडर करें तो यहाँ पर देखिए 4 एटम्स दे रखे हैं, 4 बी दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से 4 ऊपर बनेंगे 4 नीचे बनेंगे, टोटल 8 बन जाएंगे। बी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू, यहाँ से एजेस की वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस ई प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 14, यानी कि 12 आ जाएगी इनकी वैल्यू। इसी तरीके से बाकी दो तीन और बचे हैं आपके शेप, वो भी देख लीजिए। इसके बाद है मोनोकैप्ड, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। मोनोकैप्ड का मतलब क्या है कि हमने एक ऑक्टाहेड्रन में कैपिंग कर दी है। कैपिंग करने का मतलब क्या है, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल हमारे पास था ए, ये बी लगे हुए थे इस तरीके से, एक बी और लगा देंगे अगर, तो कितने टोटल वर्सेस हो गए, 7 वर्सेस हो गए। फेस की बात करेंगे, फेस कितने बचाएंगे देखिए, हाँ फेस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फेस आपकी वैल्यू कितनी थी, टोटल पिछले वाले में 8 थी। अब यहाँ पर देखिए इस बॉन्ड की आ जाने से कितने फेस और नए क्रिएट हो रहे हैं, टोटल आप देखेंगे तो ये, अब देखिए इस तरीके से एफ की वैल्यू 10 आ जाएगी, ई कितना आ जाएगा, बी माइनस सी प्लस एफ इज इक्वल टू, बी कितना आ जाएगा ये
क्या लिखा है 7 माइनस ई प्लस 10 इज इक्वल टू 2, 17 15 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आप बाकी सभी के बना सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हैं। पीवीपी है, ज्योमेट्रिकल चीज है, पीवीपी आपका हो गया। क्यूब आपका बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 3 3 बाई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइगोनल प्रिज्म। इसके बाद आपका बनेगा स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और इसके बाद जो एक आपको याद रखना है उसको आप याद रख लीजिए, इसका डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, क्योंकि इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 3D स्ट्रक्चर या तो आपको पास हो, वहाँ से आप समझ सकते हैं। आइकोसाहेड्रन, ठीक है, मैंने लिखा वी, ये लिखा ई, ये लिखा एफ। अब इनकी वैल्यूज याद रखना, आगे पीछे हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना, उससे सेटिस्फाई करा देना आप इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, आइकोसाहेड्रन में वर्सेस आपके 12 होते हैं, एजेस 30 होती हैं, और जो फेस होते हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। 7 के लिए जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास दो ज्योमेट्री आती है, या तो पीपीपी होता है, पेंटागन पाइरामिडल, या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलो या फिर मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोलो। तो पीवीपी के लिए जो एग्जांपल होता है आपका IF7, NBF7 2 माइनस, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। और ज्यादातर केस में अगर हम 7 के लिए बात करें तो ज्यादातर केस में, मैक्सिमम केसेस में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही प्रेफर किया जाता है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए इंपॉर्टेंट आपका दे रखा है XeOF5 माइनस, इसकी अगर आप ज्योमेट्री निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास स्टेरिक फैक्टर या फिर जो स्टेरिक नंबर है वो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 के लिए हमारे पास दो ज्योमेट्री आती है, एक तो पीवीपी आती है और एक कौन सी आती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आती है, ठीक है। अब इसमें से मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ज्यादातर हम लोग डिस्टॉर्टेड लेते हैं, लेकिन जो प्रिफर्ड आपको दे रखी है हमारे पास जो बुक है या फिर जो पेपर पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं जो पीवीपी ज्योमेट्री है इसकी, XeFO, इसकी जो प्रिफर्ड ज्योमेट्री है वो पीवीपी प्रिफर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप जो भी मैंने आपको बताया है इतना तो आपको क्लियर जरूर हुआ ही होगा। इसके बाद देखते हैं एक दो टॉपिक्स और है, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने लिमिटेशन नहीं पढ़ी थी बीएससी पेयर थ्योरी की, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वीएससी पेयर थ्योरी, ठीक है। तो लिमिटेशन का मतलब क्या है, वीएससी पेयर थ्योरी किसके बेसिस पर डेवलप होती है। वीएससी पेयर थ्योरी का मेन कंक्लूजन या फिर मेन जिसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम लोग किस तरीके से प्रिडिक्ट शेप के, जो भी मॉलिक्यूल्स जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका शेप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। और उनका शेप प्रिडिक्ट करते थे हम लोग लोन पेयर के हिसाब से। लोन पेयर का मतलब जो भी रिपल्सन वगैरह रहते थे। अब लोन पेयर दो तरीके के होते हैं, या तो वो एक्टिव रहेंगे, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव रहेंगे, यानी कि जो डिसाइड कर पाएंगे ज्योमेट्री को, या फिर वो इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो अगर वो एक्टिव रहेंगे तो इसका मतलब ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहे हैं, और इनएक्टिव रहेंगे इसका मतलब वो ज्योमेट्री, उन पर ज्योमेट्री का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब लोन पेयर होना ना होना उनके लिए ना के बराबर। तो यहाँ पर ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन होता है इसलिए एक्टिव बोला गया, और यहाँ पर इनएक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं होता ज्योमेट्री में लोन पेयर्स का, इसलिए इनएक्टिव बोला गया। अब किस तरीके से पता चलेगा कब लोन पेयर आपके एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लोन पेयर्स बिकम लेस डिसेसिव, यानी कि लोन पेयर लेस डिसेसिव बन जाते हैं कब, कंडीशन क्या है, नंबर वन, या तो हम ये कह लें साइज या फिर मास ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज या फिर मास अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इतना डिसाइड नहीं कर पाते ज्योमेट्री क्या होने वाली है। सेकंड, ज्यादातर हम देखेंगे एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। और थर्ड केस हमारे पास है जो साइज होना चाहिए सराउंडिंग एटम्स का, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सराउंडिंग एटम का साइज ज्यादा हो या फिर सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। उनके कुछ डायरेक्ट रिलेटेड एग्जांपल इनको आपको याद रखना है, जैसे कि हमारे पास है SeX6 2 माइनस, SnCl6 4 माइनस, TeX6 2 माइनस, ClF6 माइनस, BrF6 माइनस, और SbF6 माइनस। ये सभी के सभी स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव होते हैं, तो उनका जो शेप होता है यहाँ पर हम लिखेंगे स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, है ना। ये किसकी बात की जा रही है, लोन पेयर्स की बात की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर।
तो और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, एक्स का मतलब रिप्रेजेंट करते ज्यादातर हम लोग एक्स सी एल बी आर आई, क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अगर ये एक्स की वैल्यू सी एल बी आर आई रहती तो उस केस में जो भी ये सभी जो ऊपर मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इन सभी का जो शेप रहता है वो आपका परफेक्ट ऑर्डर रहेगा। नो मैटर आपको इलेक्ट्रॉन दे रखे नहीं दे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, जो डायरेक्ट आंसर है आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। और उनकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, SeCl6, जैसे मैंने यहाँ लिखा SeCl6, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी P3D3 रहेगी हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज इन प्योर एस ऑर्बिटल, जो भी लोन पेयर रहेंगे वो प्योर एस ऑर्बिटल में इंक्लूडेड रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए IF6 माइनस दे रखा है, XeF6 दे रखा है, SeF6 दे रखा है 2 माइनस। यहाँ पर जो फ्लोरीन का साइज है वो स्मॉल रहता है, तो फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज। अगर साइज स्मॉल रहेगा तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री रहेगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ठीक है। ऊपर हम लोग ने क्या देखा था, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल थी। क्यों ऑक्टाहेड्रल थी? क्योंकि सराउंडिंग एटम का साइज भी बड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एफ को इंक्लूड किया तो एफ के इंक्लूड होने पर वो थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री को डिसाइड करने लगा, जिसके बेसिस पर यहाँ पर डिस्टॉर्टेड आपको देख। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BrF6। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि अगर हम BrF6 माइनस करते हैं या फिर ClF6 माइनस करते हैं। ठीक है। इस केस में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी फ्लोरीन आपको दे रखा है, इसका भले ही साइज छोटा है लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो ज्योमेट्री वो ऑक्टाहेड्रल आएगी। तो इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, कहाँ पर किस तरीके से भी बन रहा है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन रेडिकल सिस्टम, रेडिकल सिस्टम का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा है CF3 कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये बना 3 फ्लोरीन मैंने लगा दिया, ये इस तरीके से लगा दिया। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा sp3, क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन अगर इस सिस्टम को किसी ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए जिस सिस्टम में पहले से लोन पेयर प्रेजेंटेड है, ठीक है, तो वहां पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे तो आप लिखेंगे डू नॉट काउंट रेडिकल इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो रेडिकल को काउंट नहीं करेंगे, और एंड वाइस वर्सा, अगर नहीं होगा तो करेंगे। ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है। देख लेते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है। ब्रिज फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब आप ऐसे कह सकते हैं, जब व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विद 2 or more than 2 atoms, such type of bonding is supposed to be called as bridge formation। जैसे हम लोग आपने एग्जांपल दे रखा हो B2S6 डाइबोरेन, तो ये एग्जिस्ट किस तरीके से करता है, बी, यहाँ पर बी आ जाएगा, ये 2S यहाँ कनेक्टेड है, 2H यहाँ कनेक्टेड है, और एक H इन दोनों के साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर एक H इन दोनों के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो H है, हालांकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये देखिए एक बार में 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे ही ऊपर वाले H के दे रखा है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और होता है Al2Cl6। इसको आप कैसे बनाएंगे, ये मैंने बनाया Al, ये Cl, इधर Al, यहाँ Cl, ये Cl, Cl इधर आ गया, और ये Cl आ गया। ठीक है। एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा है ICl3, है ना। ठीक है। तो इसके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो कितनी आएगी, 1/2, 7 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 के लिए क्या बनेगा, TBP। TBP में आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसके पास तो लोन पेयर भी होंगे, आयोडीन है, 3 बॉन्ड ये बना लेगा, यानी इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। अब इसके पास क्योंकि लोन पेयर है, क्लोरीन 3 दे सकता है, तो 3 बॉन्ड पेयर आगे टोटल 7 होते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे लोन पेयर, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, बाकी 3 यहाँ पे लगा, तो CL लग गया, ये CL लग गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए 2 लोन पेयर हमारे पास दे रखे हैं, अब इनको हम कहाँ अरेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा एक स्पीसीज, लेकिन अगर हम 2 स्पीसीज की बात करें इसी तरीके की, तो मैंने आई लिखा, यहाँ पर आई लिखा, ठीक है, ये CL कनेक्ट हो गया, ये CL यहाँ कनेक्ट हो गया, ये CL यहाँ कनेक्ट हो गया। तो डाइटिंग को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इसको, है ना। ये CL मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये लोन पेयर आ गए आपके, ये लोन पेयर यहाँ आ गए,
अब देखिए अगर हम अकेले में यहाँ पर बना लेते हैं 180 180 पर तो इतनी बात नहीं बनती, लेकिन क्योंकि हमें पता है टीवीबी केस में इक्वेटोरियल पर लेवल पे ज्यादा रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर ये डायमर फॉर्म कर रहे हैं तो डायमर फॉर्म करेंगे तो इनके बीच में एंगल देखिए कितना हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो जो पहले एंगल 120 डिग्री का था वो एंगल हम लोगों ने इंक्रीज करके 180 डिग्री कर दिया, स्टेबिलिटी और आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये सीख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल को फायदा हो ही रहा होगा जिसकी वजह से वो ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या लिखेंगे, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग। ठीक है, क्या ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, बाई पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। कहीं ना कहीं देखिए सभी चीज का इन्वॉल्वमेंट जो होता है निकल के आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसी तरीके से पूरी होनी चाहिए। अगर ऑक्टेट रूल किसी तरीके से पूरा हो रहा है तो वो हर प्रयास वो करेगा जिससे हो सके, थ्योरी उसके बेसिस पर बना दी जाती है। तो बाई पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का अगर पार्शियल कंप्लीशन हो रहा होगा जैसे कि कहां पर होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ठीक है, जहां पर 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, जिसकी जिसका एग्जांपल आपका ये हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको ए मार्क कर दूं, ये वाला, इसका एग्जांपल आपका ए हो जाएगा, लिख सकता हूँ ए इसका एग्जांपल। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे बाई कंप्लीट या बाई फुल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, बाई फुल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। अगर हम ऑक्टेट का फुल कंप्लीशन करेंगे, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास हो गया 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी किसको मार्क करेंगे, जो हमने सेकंड एग्जांपल देखा था, और इसको आप सी मार्क कर लीजिए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या रीजन आया था, देखिए हम लोग ने लोन पेयर को, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी तरीके से रिपल्सन को मिनिमाइज कर दिया था, तो लिखेंगे बाई रिडक्शन ऑफ लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपने एक चीज और पढ़ रखी होगी, जैसा कि हम लोग बी टू एक्सिस की बात करें, बी टू एक्सिस क्या है, डाइमर है, लेकिन इसका हम मोनोमर देखेंगे तो क्या बनेगा, बी एच थ्री। ठीक है, बी एच थ्री का अगर हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, जैसे कि ये मान लो मैंने बना दिया 2s ये 2p। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब इसको मैं एक्साइट अगर करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 एच कंबाइन कर जाएंगे, ये एच और ये एच, इस तरीके से बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर जब ये डायमर बनाते हैं तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन रहता है कि एक हो गया बी, बी ने एच के साथ बॉन्ड बनाया, ये आ गया एच और एच। ठीक है, एक यहाँ पर आ गया बी, इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों के अगर हम ध्यान से देखें तो एक ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट है, तो होता क्या है, ये दोनों कंबाइन करके इस तरीके से बॉन्ड बना देते हैं, ये इनका बॉन्ड ये, इनका बॉन्ड ये। ठीक है, और इन दोनों के साथ कंबाइन कर जाता है ये एच, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक इसी तरीके से एक यहाँ बनता है और एक यहाँ बनता है, और इनको कंबाइन कर देता है एच, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बॉन्ड बन रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है, और ये बोरॉन फैमिली है, ये बोरॉन फैमिली में बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ठीक है, इनका जो शेप होता है ना बनाना टाइप सा है, तो इनका ये हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और ये बोरॉन फैमिली में कॉमन होता है, कॉमन इन बोरॉन फैमिली। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की कंपेरिजन, सीधी सी बात है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास 2 है। ठीक है, ये अगर हम देखें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये तो सीधा लॉजिकल रीजन है। क्या रीजन रहेगा इसका, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन को 3 लोग शेयर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है बॉन्ड लेंथ तो बढ़ी जाएगी, अट्रैक्शन इतना रहेगी नहीं। जबकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दो सेंटर शेयर करें तो उनके पास डेंसिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ बड़ी बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ पर बन सकती है, देखिए जैसे कि मैंने लिखा Al2Cl3, तो ये मैंने लिखा Al, ये लिखा Al, यहाँ बनेगा Cl, यहाँ बनेगा Cl, Cl और ये Cl। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से देखें, एक तो Cl की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर भी Cl की शेयरिंग, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन रहा है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2
ये कितने हो गए 10 12 13 3p1 हो गए इसके 4 इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे एक मिनट 5 क्यों चाहिए 1s2 2s2 2p6 हो गए 3s2 1 3p1 3 है हाँ ठीक है 5 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से मिल सकते हैं अब देखो जैसे कि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए ठीक है और मान लो ये यहाँ से आ गए इस तरीके से सबसे पहले तो ये बॉन्डिंग अपनी कंप्लीट करेगा इसके हिसाब से 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो यहाँ पर अगर हम बात करें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तो ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर ठीक है 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने बाकी एक यहाँ से आ गया एक यहाँ से आ गया 2 ये कंप्लीट हो गए और एक क्योंकि कोऑर्डिनेट बन रहा था 2 यहाँ से आ गए 2 यहाँ से आ गए 4 5 6 कंप्लीट हो गए इन तो 5 होने चाहिए थे कुल मिला के मतलब ऐसा देख सकते हैं इन दोनों को मिला के कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये हमारे पास 2 बॉन्ड इस तरीके से रहते हैं आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा आपने देखा ही होगा पिछले वीडियोस मेरे बहुत फ्रीक्वेंट वीडियोस रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में खत्म करा के दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करूँगा तो आपको अगर ये प्लेलिस्ट समझ में सही लग रही है समझ में आ रही है अगर इसको आप इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मैं आगे के और भी चैप्टर्स आपका बना सकता हूँ ओके देन आपके सेशन जैसे भी लगा हो उसके अकॉर्डिंग कमेंट जरूर कीजिएगा ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स